आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में, यानी शुगर लेवल्स कम हो जाने वाली प्रॉब्लम के बारे में। बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटायरली डायबिटीज़ का मैनेजमेंट ही पूरी तरह से एक तरह से हाइपोग्लाइसीमिया के चारों ओर रिवॉल्व करता है। क्योंकि जहाँ किसी पेशेंट को एक भी एपिसोड हाइपोग्लाइसीमिया का हो जाता है, वो दवाई चेंज करने की कोशिश करता है, डॉक्टर चेंज करने की कोशिश करता है, डॉक्टर पे उसका ट्रस्ट चला जाता है। और कहीं गलती से किसी को इतना सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो गया कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ गई तो वो दवा ही लेना कई बार बंद कर देता है। काफ़ी दिन के बाद जब शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करते हैं तब वो डरते डरते दवाई चालू करता है। उसके बाद भी वो कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता, उतना अग्रेसिव मेडिसिन नहीं लेता जितना वो पहले लेता था। क्योंकि एक एपिसोड ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, खासकर अगर वो सीवियर हो, तो पेशेंट का पूरा लाइफस्टाइल और पैटर्न ही सोचने का बदल जाता है। इसीलिए हाइपोग्लाइसीमिया, ऑब्वियसली मैं तो यही कहूँगा कि हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा ओवररेटेड सिम्टम है। क्योंकि किताबें कहती है, टेक्स्ट बुक कहती है कि अगर महीने में 2-4 एपिसोड हाइपोग्लाइसीमिया के हो रहे तो कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, कोई डेंजरस इशू नहीं है, घर पर इसे मैनेज करिए, कोई हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये वो एक कीमत है जो हम अगर स्ट्रिक्ट कंट्रोल शुगर का मेंटेन करेंगे तो उसके लिए चुकानी पड़ती है। ऑब्वियसली अगर शुगर लेवल 100 to 150 के बीच में आपको रखना है, अगर आप 100 to 150 के बीच में शुगर मेंटेन करते हो तो कभी कभार जब खाने में ऊपर नीचे होगा या आपके डाइटरी पैटर्न्स में चेंज होगा या शुगर जिस फूड स्टफ में आप ले रहे हो उसमें शुगर अगर कम ज़्यादा होता है या कोई कारण से आप खाना नहीं खा पाते हो, दवा का डोज ऊपर नीचे हो जाता है, तो थोड़ा बहुत हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। बॉडी का रिस्पॉन्स भी इंसुलिन के प्रति जो है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग लेवल का हो सकता है। इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है, मैनेज करने की ज़रूरत है। और इसको अप्रोप्रिएटली अगर घर पर ही आप मैनेज करें तो अननेसरी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। होता ये है कि हाइपोग्लाइसीमिया से लोग इतना ज़्यादा डरते हैं कि उसकी वजह से शुगर लेवल्स ही कंट्रोल करना बंद कर देते हैं। और उसके बाद अगली बार आप के पास जब पेशेंट आता है, एक बार अगर एडमिट होकर डिस्चार्ज होकर जाता है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, तो अगली बार उसका शुगर आप जब भी देखोगे 200-250 के आसपास रहेगा। आप अग्रेसिव करना भी चाहोगे थेरेपी तो पेशेंट और उसके रिलेटिव्स हाथ खड़े कर देते हैं कि सब भर्ती हो जाना पड़ जाता है, ये हो जाता है, इसमें बहुत दिक्कत आती है, पेशेंट को बहुत तकलीफ आ गई थी, लास्ट टाइम तो भर्ती करना पड़ गया था, पेशेंट तो कोमा में जाते जाते बचा। तो ऑब्वियसली इस तरह के चीज़ें जो एक बार अगर पेशेंट को चला हो जाता है, मैं नहीं कहूँगा कि पेशेंट की गलती है, लेकिन एक बार इस तरह का भी एक्सपीरियंस अगर पेशेंट को हो जाता है तो उनको एजुकेशन नहीं है प्रॉपर, अवेयरनेस नहीं है प्रॉपर, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं और अननेसेसरी उसकी वजह से लाइफस्टाइल पैटर्न चेंज हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर 1 to 2 एपिसोड्स अगर महीने में हाइपोग्लाइसीमिया के हो भी रहे तो उसके लिए उतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो घर पर ही आपके मैनेज हो जाए, थोड़ा सा ग्लूकोज पाउडर आप पेशेंट को दे दे और घर पे ही वो करेक्ट हो जाए तो उसके लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना रेगुलेटेड वे में आप डाइट लोगे, जितना रेगुलर और प्रॉपर वे में आप खाने को मैनेज करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, उतना आपके लिए हेल्दी है और उतना हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांसेस कम होगा, उतना शुगर लेवल का फ्लक्चुएशन नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि हमारे अलग अलग तरह की हम डाइट्स लेते हैं तो उसमें किसी में शुगर ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो ओवरऑल दिन भर का शुगर लेवल थोड़ा बहुत वेरी करना और कॉमन सी बात है। कई बार ये वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, खासकर अगर पेशेंट को कोई गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, डायरिया हो जाए, कुछ भी अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से उसका एपेटाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है या जिसकी वजह से उसकी खाने का हैबिट्स में थोड़ा सिग्निफिकेंट भी अगर चेंज आ जाता है तो वो पेशेंट का सडनली शुगर लेवल्स में फ्लक्चुएशन आ जाता है और वो पेशेंट को एक आध एपिसोड हाइपोग्लाइसीमिया का हो जाता है। बाय डेफिनेशन हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ये है कि शुगर लेवल्स अगर 70 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से कम चला जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया की कैटेगरी में आता है। जितना जल्दी आप शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज कर देते हैं उतनी जल्दी पेशेंट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं और उसके कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करना, उसको अप्रोप्रिएटली मैनेज करना वही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बार बार उस तरह के एपिसोड नहीं और अननेसेसरी उसके लिए पैनिक ना करना पड़े। हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। हाइपोग्लाइसीमिया में ज़्यादातर अगर शुगर थोड़ा सा कम जब होता है तो सबसे पहले सिम्टम्स में आपको थोड़ा धड़कन बढ़ जाएगी, थोड़ा पैल्पिटेशन जैसा महसूस होगा, थोड़ा कमज़ोरी लगेगी, स्किन थोड़ी सी पेल हो जाएगी, थोड़ी सी सफ़ेद दिखने लगेगी, कमज़ोरी लगेगी, चक्कर लगेगा, एंग्जाइटी होने लगेगा, शरीर कांपने लगेगा, पसीना आने लगेगा, भूख ज़्यादा लगेगी, चिड़चिड़ापन होगा, हाथ पाँव में थोड़ा या मुंह के पास या पेरियोरल एरिया में थोड़ा सा टिंगलिंग के सेंसेशन या झुंझुनी वगैरह जैसा अनुभव करने लगेंगे। ये साइंस है, अगर किसी को भी मिल रहे हैं तो माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया के साइंस है। अगर ऐसा है और तुरंत आपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर लिया तो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया के रेंज में जाने से बच जाएगा। जब बहुत सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और शुगर ब्रेन पर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है, उसको अबनॉर्मल बिहेव करने लगे, उसको कन्फ्यूजन होने लगे, कुछ समझ में नहीं आता, इरिटेबिलिटी हो जाता है, कुछ काम नहीं कर पाता है, दिखाई देना कम हो जाता है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, धुंधला दिखने लगता है,
कई बार बहुत ज़्यादा शुगर कम हो जाए तो मिर्गी जैसे दौरे भी पड़ सकते हैं और आदमी अनकॉन्शियस भी हो सकता है। तो अगर माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया के लेवल्स पर आपने उसको करेक्ट कर लिया तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया का वेट किया तो कई बार आपको हॉस्पिटलाइज पेशेंट को करना पड़ेगा और आपकी कंडीशन पेशेंट की थोड़ी बिगड़ भी जाएगी। अब बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के क्या कारण है। जैसा कि मैंने बोला, शुगर आप टैबलेट्स अगर खासकर ले रहे हो, डायबिटीज़ वाले पेशेंट है, उनके खाने में अगर सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है बार बार, और कई बार ऐसा है कि उन्हें खाना मिस कर दिया, चाहे वॉमिटिंग की वजह से, डायरिया की वजह से, या कोई कारण से भूख नहीं लग रही है, वो खा नहीं पाए और साथ में उन्होंने इंसुलिन ले लिया, खासकर टैबलेट्स ले लिए। तो इंसुलिन का तो कई बार क्या होता है कि लोग कॉन्शियस रहते हैं तो वो इनसे अगर खाना नहीं खाते तो मिस आउट कर देते हैं। लेकिन टैबलेट्स का ऐसा रहता है कि लोग एज अ रूटीन खा लेते। तो अब अगर खाना नहीं खाया आपने तो डेफिनेटली टैबलेट अपना असर तो करेगी। तो टैबलेट अगर अपना असर करेगी तो उस टाइम पर सडनली शुगर लेवल्स लो हो जाते हैं और फिर पेशेंट को दिक्कत होने लगती है। अगर कोई पेशेंट नॉन डायबिटिक है तो उसमें भी कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में मेडिसिन की वजह से ही सबसे कॉमनली हाइपोग्लाइसीमिया होता है, खासकर जब खाने पीने में कुछ सिग्निफिकेंट वेरिएशन आए। इसके अलावा नॉन डायबिटिक पेशेंट में कई बार कुछ मेडिसिन की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, स्पेशली अगर किसी को किडनी फेलियर हो। कुछ बच्चों जैसे जो मलेरिया के लिए क्विनिन वगैरह की मेडिसिन देते हैं, क्विन करके मेडिसिन होती है, वो देते हैं, तो उसकी वजह से कई बार हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स हो सकते हैं। कोई एडल्ट आदमी अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता है, उसके बदले खाना नहीं खाता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। कुछ क्रिटिकल इलनेस, खासकर अगर कोई लिवर को इफेक्ट करे, लिवर पूरी तरह से अगर सड़ जाए, हेपेटाइटिस हो जाए, तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, क्योंकि ये शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने का बहुत सारा काम लीवर करता है। अगर लिवर सडनली फेल हो जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। किडनी डिसऑर्डर्स अगर किसी को हो जाए तो किडनी डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि जो बॉडी का इंसुलिन का पचाने का सबसे ज़्यादा काम है वो इंसुलिन को लिवर ही करता है, या इवन मेडिसिन भी जो बॉडी से निकलती है वो सबसे ज़्यादा किडनी की वजह से निकलती है। अगर डायबिटिक पेशेंट में भी सडनली किडनी फेल हो जाए तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई पहले से कंट्रोल डायबिटिक वाला पेशेंट है, सडनली हाइपोग्लाइसीमिया के इवेंट्स बढ़ गए, तो उसका किडनी का फंक्शन सबसे पहले चेक करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण है कि पेशेंट को सडन हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स आना चालू हो जाते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म अगर कोई स्टार्वेशन में रहता है, कोई बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाता है, कुछ डाइटरी डिसऑर्डर्स हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें लोग खाना बहुत कम खाते हैं, जानबूझ के वॉमिट करते हैं, जिसे बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें लोग करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली शुगर लेवल्स कम होता है। एक ट्यूमर है जिसे इंसुलिनोमा बोलते हैं, इंसुलिनोमा ट्यूमर में इंसुलिन का ओवर प्रोडक्शन होता है, तो इसकी वजह से भी कहीं भी शुगर लेवल कम हो सकता है। और बहुत रेयर है ट्यूमर का होना, लेकिन ऑब्वियसली अगर जिसको है तो नॉर्मल डाइट वाले पेशेंट में भी शुगर लेवल्स कम हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों में हार्मोन डेफिशिएंसीज, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर वगैरह हो, या एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर हो, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन की भी अगर डेफिशिएंसी हो, तो भी कई बार बच्चों में थोड़ा सा हाइपोग्लाइसीमिया के चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ये सब भी शुगर लेवल्स को थोड़ा बहुत कंट्रोल करते हैं। एक पोस्ट प्रैंडियल हाइपोग्लाइसीमिया का कॉन्सेप्ट होता है, जिसका मतलब ये है कि खाना खाने के बाद सडनली शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन जाता है। ये ज़्यादातर जिन लोग को गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुआ है उसकी वजह से उस केसेस में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसे रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। और ऐसे लोगों में गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी जिनका होता है उसमें क्या है, पेट का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है, तो थोड़ा सा ही खाना खाने में पेट में सैटाइटी के हार्मोन्स बनना चालू हो जाता है कि पेट पूरी तरह भर गया है। तो वैसे केस में सडनली इंसुलिन बनना चालू हो जाता है, और बिना अनकंट्रोल वे में अगर ज़्यादा इंसुलिन बने, खाना ऑब्वियसली पेट का साइज़ छोटा है तो उतना अब्जॉर्ब नहीं होगा, ज़्यादा इंसुलिन बन जाएगा तो सडनली पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो इसलिए इसे रिएक्टिव या पोस्ट प्रैंडियल हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, जो कि बेरियाट्रिक सर्जरी वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। हाइपोग्लाइसीमिया के जैसे मैंने बोला सिम्टम्स पर हमने बात की, इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी है। अगर अनट्रीटेड बहुत लंबे समय तक रहे तो आदमी कोमा में भी जा सकता है, मिर्गी भी आ सकती है, डेथ भी हो सकती है। कभी कभार बहुत ज़्यादा चक्कर अगर किसी को आए तो लोग गिर सकते हैं, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। उम्र दराज पेशेंट में मेमोरी लॉस होने का या डिमेंशिया होने का रिस्क भी इससे थोड़ा बढ़ जाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया थोड़ा सा बार बार ना हो तो अच्छा है ऑब्वियसली, लेकिन बिल्कुल ना हो वैसा नहीं है, पर वंस इन ए वाइल अगर हो रहा है तो चलेगा, बार बार ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा डेंजरस लेवल्स पे ना जाए तो अच्छा है। एक हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस का कॉन्सेप्ट होता है। जिन लोग को बार बार हाइपोग्लाइसीमिया होता है, बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स बनना उनमें थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए वैसे लोगों में आपका
अगर सडनली शुगर लेवल कम होता है तो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती, स्ट्रेस हार्मोन्स बनाती नहीं है, तो वैसा आदमी कोमा में भी चला जाएगा लेकिन उसको पता नहीं चलता है। सीवियर डायबिटिक पेशेंट्स में ऐसा कई बार होता है। ऐसे बॉडी में सीवियर डायबिटिक पेशेंट्स में बॉडी का जो स्ट्रेस हार्मोन्स बनाने का सिस्टम है, जिसे ऑटोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं, वो कई बार फेल हो जाता है, जिसकी वजह से सीवियर डायबिटिक पेशेंट्स में कई बार जब सडनली शुगर कम होता है तो उन्हें पता ही नहीं चलता है। रिकरेंट एपिसोड जिस तरह की हाइपोग्लाइसीमिया होने में बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन बनाने का सिस्टम फेल हो जाता है। नॉर्मली ये स्ट्रेस हार्मोन्स में क्या है, बॉडी कैटेकोलामिन्स बनाती है, यानी एड्रेनलिन और एड्रेनलिन ये सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से जब शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं और बॉडी को एक तरह से आगाह करते हैं कि शुगर लेवल्स कम हो गया है। तो ऐसा करने का इनका तरीका ये है कि ये हृदय की गति को बढ़ाते हैं, पैल्पिटेशन होगा, कंपकपी होगी, ट्रेमर्स होगा, एंग्जाइटी होगा, आपका पसीना वगैरह बहुत ज़्यादा आने लगेगा। तो ये फीचर्स हाइपोग्लाइसीमिया को इंडिकेट करते हैं। जो माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया में सिम्टम्स की मैंने बात की थी, पर जब कभी व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस हो जाए तो वहाँ पे उनको कई बार शुगर लेवल कम हो जाता है, फिर भी पता नहीं चलता और व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है ऐसे स्टेज में, और उसको बहुत लेट पता चले। उम्रदराज पेशेंट में या लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में ऐसा हो सकता है। कई बार इस तरह के पेशेंट में जिनको हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस होता है, उसमें कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया जाता है। उसमें एक अलार्म भी सिस्टम भी रहता है, जो इंसुलिन अगर वैसा कुछ हो, शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो, तो वो आपको अलार्म बजा के वो आगाह कर देगा और वैसे कंडीशन में आप तुरंत उसको मैनेज कर सकते हो। कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम में एक सेंसर बेस्ड सिस्टम रहता है, जिससे व्यक्ति का शुगर लेवल्स कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा सकता है। और जिन लोगों को भी हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस वाला प्रॉब्लम है कि उनका शुगर लेवल्स कम हो जाए, उनको पता ही नहीं चलता है, तो वैसे केसेस में इनको यूज़ करके उनकी जान को बचाने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो उसे मैनेज कैसे करेंगे, उस बारे में बात करेंगे। अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो उसको सडनली अगर हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हो रहे हैं तो उनको फास्ट एक्टिंग ग्लूकोज वगैरह लेना चाहिए। चीनी, बिस्कुट, चॉकलेट या इस तरह के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने से या शुगर पाउडर लेने से वो बहुत धीरे से असर करता है, स्लो असर करता है, तो आपके सिम्टम्स जल्दी खत्म नहीं होते। आपको हमेशा ग्लूकोज पाउडर साथ में रखना है। ग्लूकॉन डी पाउडर या इस तरह के ग्लूकोविटा बोल्ट या गोलियां जो आती है वो अपने पर्स में आप हमेशा रख सकते हैं। अगर आपको वैसा कोई भी सिम्टम्स हो तो तुरंत पानी में घोल के उसको पी लें तो अच्छा है। कभी कभी लेकिन ऐसा होता है कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया होने में अगर अनकॉन्शियस हो गया तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अनकॉन्शियस हो गया तो आप उसको मुंह से तो ग्लूकोज दे नहीं सकते। पेशेंट को या तो वॉमिटिंग हो रही है तो भी दिक्कत, की वॉमिटिंग हो रही है, आपने ग्लूकोज दिया तो वो वॉमिट कर देगा, तो वो भी नहीं होता। तो वैसे में ग्लूकोगोन के इंजेक्शंस होते हैं, ये बहुत रैपिडली ऐड करते हैं और तुरंत शुगर लेवल्स को बढ़ा देते हैं। तो ये इमरजेंसी किट में सबके पर्स में अवेलेबल होनी चाहिए कि अगर किसी को कोई कारण से हाइपोग्लाइसीमिया इतना सीवियर हो गया है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो खा नहीं पा रहा है, वो अनकॉन्शियस हो गया, तो वैसे टाइम पे अगर आप उसको खिलाने जाएंगे तो उल्टा अनकॉन्शियस व्यक्ति में वो सांस की नली में चला जाएगा और आदमी एस्पिरेट करके मर जाएगा। तो वैसे केस में आपको तुरंत ग्लूकागॉन का इंजेक्शन अपने पर्स में रखना है, और वो इंजेक्शन अगर आप तुरंत एडमिनिस्टर करते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आता है, तो व्यक्ति को तुरंत शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज किया जा सकता है, जान को बचाया जा सकता है। एक बार शुगर लेवल आपका, आपने ग्लूकोज ले लिया तो तुरंत शुगर लेवल को चेक करिए, क्योंकि कई बार हार्ट अटैक के सिम्टम्स भी लगभग वैसे ही हो सकते हैं और लोग उसको कंफ्यूज कर सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया से। तो अगर शुगर लेवल सडनली कम होता है तो आप अपना शुगर लेवल्स को चेक कीजिए। अगर शुगर लेवल्स डेफिनेटली कम है तो उसके बाद आप थोड़ा सा एक फुल मील खा लीजिए 15-20 मिनट के बाद, तो आपका हाइपोग्लाइसीमिया चला जाएगा। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं और आपको घबराहट पसीना चालू ही है और शुगर लेवल्स भी नॉर्मल है, फिर भी घबराहट पसीना हो रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाके एक ECG कराइए, क्योंकि कई बार हार्ट अटैक के भी सिम्टम्स वैसे ही हो सकते हैं और आपको अगर हार्ट अटैक आपने मिस आउट कर दिया तो जान जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस टॉपिक के माध्यम से हमने डिस्कस करने की कोशिश की कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, वो किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उसको समझना समझाना कैसे होता है, और पेशेंट को एक इन जनरल अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की कि हाइपोग्लाइसीमिया के कारण क्या होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस क्या होता है, और जब भी हाइपोग्लाइसीमिया आए तो उन्हें क्या करना चाहिए, उस सब बारे में बात की। आई होप कि ये टॉपिक आपको रिलेटिवली थोड़ा क्लियर हो गया होगा। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से एक फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। मेरे चैनल का अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो वीडियो के लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरीज, सजेशंस हैं या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उस बारे में बताएं।
फ्यूचर में उन टॉपिक्स को हम लेने की कोशिश करेंगे और आपके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती रहेगी।